हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि किस प्रकार कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है, कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में किस तरीके से उपयोगी साबित हो रही है। ठीक है, सो हम लोगों ने कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीटी कपास के बारे में पढ़ा था, याद है, जो एक कीटनाशी पादप के रूप में साबित हुई थी। एक ऐसी ऐसी फसल हमने बनाई कपास की, मक्के की, टमाटर की, जिनको हमने बोला बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी मक्का, बीटी तंबाकू है। इस तरह की हम लोगों ने फसलें बनाई जो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार की कैसी हैं, कीटनाशी फसलें हैं, है ना। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। अब बात आ रही है यहाँ पर एक टॉपिक जो हालांकि हमारे कोर्स में या मैं बोलूंगा हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ये तो दे रखा है, ये हमने इसका एक प्रकार पढ़ा था, कौन सा, बीटी कपास, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मुझे आपको समझाना है, टमाटर लेकर आया हूं कोई चीज बताने के लिए। दो उदाहरण मेरे को आपको बताने हैं कृषि के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दो उदाहरण मेरे को और बताने हैं, दो एग्जाम्पल और बताने हैं। एक है फ्लेवर सेवर टमाटर, एक फ्लेवर सेवर टमाटर की बात करनी है, और एक हमें एक पादप की बात करनी है जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस। ठीक है, इसकी भी बात करनी, सरसों है ये, सरसों की एक किस्म है, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में दो एग्जाम्पल और देने हैं मेरे को। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपका पीड़कनाशी। हम एक और प्रकार की फसल यहाँ पर देखेंगे, तंबाकू की देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको बड़े स्तर पर जरा समझो। हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देख रहे हैं। हाँ सर, देख रहे हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखा किसमें? कृषि में। क्या देखा हमने कृषि में? कि हम ऐसी फसलों का निर्माण कर रहे हैं जिनमें उत्पादकता भी बढ़ाई, पीड़कनाशी भी उनको बनाया, है ना। जिसमें से पीड़कनाशी हमने बीटी कपास देख ली थी, बीटी बीटी पूरा पढ़ लिया था। दो उदाहरण ये है। एक उदाहरण हम और देख चुके हैं, कौन सा? गोल्डन राइस, सुनहरे चावल, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल और आएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर की बात करते हैं। ये फ्लेवर सेवर टमाटो है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बायोटेक्नोलॉजी में हम आनुवांशिक परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ सर। किसी जीव के अंदर कर रहे हैं? हाँ सर। पादपों में कर रहे हैं? हाँ सर। क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे जीन डाल रहे हैं। जैसे हमने बेसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राई जीन डाला था। हाँ सर, डाला था। कीटनाशी उसको बनाया था। हाँ सर। मक्के में डाला था। हाँ सर। कीटनाशी उसको बनाया था। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर बच्चे यही सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे जीन्स डालते हैं, है ना। क्या ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हम खराब जीन को निकाल दें? भाई दोनों चीजें है ना। आप अच्छे जीन को डाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक खराब जीन को अगर आप हटा दो जिसके कारण उत्पादकता कम हो रही है, तो वो भी तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक भाग हो गया ना। भाई आनुवांशिक परिवर्तन करने हैं ना, यस, आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन करने, अच्छे अच्छे जीन्स डाल दो या खराब जीन निकाल लो, है ना। चलिए, अब सर ये फ्लेवर सेवर टमाटो में हम क्या करें? वैज्ञानिकों ने क्या किया? ये फ्लेवर सेवर टमाटो है क्या? देखिए, नॉर्मली सामान्य टमाटर जो होता है, सामान्य टमाटर की अगर मैं बात करूं तो एक काम करिएगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं इसको। आप एक टमाटर लेकर आए, ठीक है, आपने उस टमाटर को अपने घर पर रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, सामान्य कहीं पर एक जगह पर रख दिया है, खुले में रख दिया है। आप कुछ दिन बाद देखते हैं
5-6 दिन बाद या 2-3 दिन में ही हो जाता है काम, तो क्या होता है कि वो टमाटर जो है वो पिलपिला हो जाता है ना, सड़ने लग जाता है, पिलपिला हो जाता है। पिलपिला मतलब एक होता है ना कि ये वाला टमाटर जो है इसको अगर मैं दबाऊं, है ना, और अजीब सा हो रहा है, सड़ रहा है, पिलपिला टाइप का हो रहा है। पिलपिला समझ में आ रहा है ना, पिलपिला मीन्स, ठीक है। सो यानी पिलपिला मीन्स इसकी दृढ़ता जो है ना, दृढ़ता वो खत्म हो गई है, इसलिए वो सूखता जा रहा है, अजीब सा हो गया है। तो मैंने बोला एक सामान्य टमाटर जो है वो लगभग 5 से 6 दिन में खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 से 6 दिन में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि सर वो जो 5 से 6 दिन में जो खराब हो रहा है, उस खराबी के दौरान, ठीक है, क्या उसका फ्लेवर खत्म हो रहा है? फ्लेवर समझ में आती है? उसकी क्वालिटी, उसकी सुगंध, फ्लेवर उसका, ठीक है, उसकी एसेंस, उसकी खुशबू है, ये क्या कहलाता है? उसका फ्लेवर कहलाता है, ठीक है। और वो खराब हो रहा है, यानी हम उसको सेव नहीं कर पा रहे, सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो फ्लेवर सेवर में फ्लेवर का मतलब समझ में आ गया, सेवर का मतलब समझ में, सेवर का मतलब हम उसको सेव नहीं कर पा रहे, सेव मतलब सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और अगर वो खराब होता जा रहा है तो उसका फ्लेवर भी खत्म होता जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि सर आखिर ये पिलपिला कैसे हो गया, है ना, ये इसकी दृढ़ता कैसे खत्म हो गई है, क्वेश्चन यही आ रहा है कि कैसे खराब कैसे हो गया, आखिर हुआ क्या। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये अगर टमाटर है, ठीक है, ये अगर टमाटर है तो टमाटर की जो कोशिकाएं हैं, मान लो ये टमाटर की, इमेजिन करो, कोशिकाएं, ठीक है, अंदर भी होंगी। जस्ट इमेजिन करना, ये टमाटर की कोशिकाएं हैं, मैंने इनमें से एक कोशिका को बाहर निकाला। ये कोशिका थी, किसकी कोशिका थी? टमाटर की ये कोशिकाएं। तो ये जो टमाटर की जो कोशिका है, क्या इसमें कोशिका भित्ति है? जी हां जनाब, इसमें कोशिका भित्ति है, यस। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है किसमें? पादपों में। पादपों में, भाई ये एक पादप है ना, हाँ, और ये पादप की कोशिका है, हाँ, इसमें कोशिका भित्ति होएगी, हाँ। इस कोशिका भित्ति में आप जानते हैं ना क्या क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है ना, सेल्यूलोज, हाँ। एक और चीज मिलती है जिसका नाम होता है पैक्टिन। हाँ सर, पैक्टिन भी मिलता है। और ये पैक्टिन क्या प्रदान करता है सर? दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? दृढ़ता, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, सॉलिडिटी, दृढ़ता, हार्डनेस, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन करिए कि ये टमाटर की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में जो पैक्टिन है, जो दृढ़ता प्रदान कर रहा है, लगभग 5 से 6 दिन में क्या होता है? ध्यान से सुनना। आफ्टर 5 to 6 डेज, एक सामान्य टमाटर के अंदर लगभग 5 से 6 दिनों के बाद, आफ्टर 5 to 6 डेज, 5 से 6 दिनों के बाद में इस कोशिकाओं के अंदर, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर एक जीन होता है, जीन होता है जो एक एंजाइम बनाता है, एक जीन जो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। नाम याद रखना, कौन? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, URANASE। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एक एंजाइम है
जो एक जीन ने बनाया, ठीक है, कब? लगभग एक सामान्य टमाटर को आप खुले में रख देते हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इस कोशिकाओं के अंदर, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर एक जीन होता है, वो जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। अब ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज क्या करता है बेटा? ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज पैक्टिन को खत्म कर देता है। क्या बोला? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज पैक्टिन को नष्ट कर देता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सुनो, पूरी कहानी समझ में आई? नहीं आई? मैं वापस से बता। देखो, हमने बोला एक सामान्य टमाटर को अगर आप खुले में छोड़ देते हैं, सिंपल सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में रख देते हैं, तो 5 से 6 दिन के बाद में टमाटर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति जो हार्ड है, दृढ़ता है उसमें, किसके कारण? उसमें मिल रहा है पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो क्या प्रदान करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। तो 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर इनकी कोशिकाओं के अंदर जो जीन होता है, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जीन होता है, ऐसा जीन जो एक एंजाइम बनाता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, और ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज पैक्टिन को नष्ट कर देता है। अब आप सोचिए, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोचिए कि अगर पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज ना बने, साइंटिस्ट ने क्या किया? एक तरकीब सोची कि काम करते हैं, इन कोशिकाओं के अंदर वो जो जीन जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज बना रहा है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज जो पैक्टिन को तोड़ रहा है, पैक्टिन टूट जाएगा तो दृढ़ता खत्म हो जाएगी। दृढ़ता अगर खत्म हो जाएगी तो कोशिकाएं जो है वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिकाएं अगर नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो पिलपिलापन आ जाएगा, सूखने लग जाएगा, ये टमाटर गिलगिला हो जाएगा, पिलपिला हो जाएगा और सड़ने लग जाएगा। वैज्ञानिकों ने सोचा एक काम करते हैं ना दोस्त, क्या? कि इस जीन को ही खत्म कर देते हैं। इस जीन जो ये जी जो एक तरीके से खराब जीन है भाई, ये एंजाइम जो है कोई अच्छा काम थोड़ा ना कर रहा है, खराब काम कर रहा है ना, गलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैक्टिन अगर खत्म हो जाएगा तो दृढ़ता खत्म हो जाएगी, कोशिकाओं की दृढ़ता नहीं रहेगी, कोशिकाओं की आकृति मेंटेन नहीं होगी, कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं ना, वैज्ञानिकों ने सोचा एक काम करते हैं, उस जीन को ही खत्म कर देते हैं। जब वो जीन ही काम नहीं करेगा तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नहीं बनेगा, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नहीं बनेगा तो पैक्टिन बना रहेगा। भाई पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज पैक्टिन को खत्म कर रहा था, अगर पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नहीं होएगा तो पैक्टिन बना रहेगा? हाँ सर। और अगर पैक्टिन बना रहेगा तो कोशिका भित्ति की दृढ़ता बनी रहेगी? हाँ सर। दृढ़ता अगर बनी रहेगी तो कोशिकाएं यहीं पर टिकी रहेंगी? हाँ सर। खत्म नहीं हो रही हैं? हाँ सर। तो क्या ये टमाटर लंबे समय तक सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा? यस सर। ऐसा टमाटर जो लंबे समय तक सेव रहेगा, सेव यानी सुरक्षित रहेगा, और अगर सुरक्षित रहेगा तो उसका फ्लेवर भी बना रहेगा, उसका फ्लेवर भी बना रहेगा। ऐसे टमाटर को नाम दिया गया था फ्लेवर सेवर टमाटो। अब इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? सोचो, क्या इस एग्जाम्पल से आपने एक सीख ली कि बायोटेक्नोलॉजी में जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ अच्छे जीन डाले जाते हैं या खराब जीन को भी हटाया जाता है? तो सर, बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसमें हम आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं, आनुवांशिक स्तर पर चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं? या तो अच्छे अच्छे जीन डाल देते हैं, जैसे हमने बीटी कपास में क्राइजीन डाल दिया था, अच्छा जीन डाला था, एक पेड़ को पीड़कनाशी बनाया था या कीटनाशी बनाया था। जी हाँ। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टमाटर जिसका फ्लेवर बनाए रखना है, जिसको लंबे समय तक सेव रखना है, सुरक्षित रखना है, क्या करेंगे? उसका वो खराब जीन जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम बना रहा था,
वो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो पैक्टिन को तोड़कर दृढ़ता को समाप्त कर रहा था, जिससे कोशिका जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, जिससे ये टमाटर जो है 5 से 6 दिन के अंदर खराब हो रहा था, अब वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। जी हां, रह सकता है। क्या किया हमने उस जीन को ही उड़ा दिया, उस जीन को ही खत्म कर दिया जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बना रहा था। जब जीन ही नहीं रहेगा तो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नहीं बनेगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नहीं बनेगा तो पैक्टिन नहीं टूटेगा, पैक्टिन नहीं टूटेगा तो दृढ़ता बनी रहेगी, दृढ़ता बनी रहेगी तो कोशिकाएं टिकी रहेंगी, ये जल्दी से खत्म नहीं होएगा। तो लंबे समय तक हम एक टमाटर को सामान्य परिस्थिति में भी रख सकते हैं। अब जरा सोचिए, हम जब टमाटर लेकर आते हैं तो उसको फ्रिज में रखते हैं। हाँ, और फ्रिज में जब हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं जानते हैं? क्योंकि टमाटर लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है। तो आखिर फ्रिज में ऐसा क्या होता है? तो फ्रिज में होता है निम्न तापमान, और निम्न तापमान जो होता है वो इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के निर्माण को कम करता है, याद रखना। इसीलिए टमाटर फ्रिज में थोड़े लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन निम्न तापमान ऐसा नहीं करता कि पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को बनने ही ना दे, थोड़ा बहुत बनता है लेकिन कम बनता है फ्रिज में। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमने पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को बनने ही नहीं दिया, इसलिए ऐसे टमाटर बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से एक कंसेप्ट सीखने को मिला होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अच्छे अच्छे जीन डालो। बायोटेक्नोलॉजी का एक और उपयोग है क्या? खराब जीन को भी हटा दो। जी हां, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सिर्फ हम यही नहीं करते हैं कि फायदेमंद जीन डाल दो, हम क्या कर सकते हैं? खराब जीन जो हैं उसको भी हटा सकते हैं। डन। इस एग्जाम्पल से ये चीज समझने को मिल गई, क्लियर है? चलिए, दूसरा एग्जाम्पल जो था वो हम इसकी बात कर रहे थे, ब्रेसिका नेपस। ये क्या है सर? देखिएगा, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्रेसिका नेपस सरसों जिसको हमने बोला है, सरसों की भी अलग अलग किस्में होती है, अलग अलग जातियां होती है, जिसमें से एक होती है ब्रेसिका नेपस। क्या कर रहे हैं सर इस ब्रेसिका नेपस में? ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसको पढ़ने से पहले एक शब्द को आपको समझना पड़ेगा और वो है हिरुडिन। और हिपैरिन। हिरुडिन और हिपैरिन, ये दो शब्द आपको समझने पड़ेंगे। ये क्या है देखिएगा। इनको, इन दोनों वर्ड को समझने से पहले आप मुझे बताइएगा, क्या आपने ये चीज सुनी है रक्त का थक्का? रक्त का थक्का जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ये सर सुना है ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग सुना है? हालांकि ये हम पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम बात करेंगे जब हम मनुष्यों के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग बताऊंगा। लेकिन अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। देखो, मान लो, चलो मैं पूरी ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस आपको बता दूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मेरा हाथ है, अजीब सा ही बना दिया मैंने ठीक है। मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ओके। अब इस हाथ में पर्टिकुलरली ये जो उंगली जो है ये कट गई, छिल गई है यहां से, ओके सर, ये यहां से छिल गई है, इतना सा भाग जो है यहां से कट गया है, यहां से इधर से क्या हो गया? कट गया है। अब कटेगा तो यहां से क्या निकलेगा सर? खून निकलेगा, रक्त निकलेगा। हाँ सर, रक्त बाहर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, इस परिस्थिति में क्या मैं चाहूंगा कि मेरा रक्त बाहर निकलता जाए, निकलता जाए, निकलता जाए? रोकना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा। यानी रक्त जो बाहर निकल रहा है, रक्त स्त्रावित हो रहा है बाहर, इस रक्त स्त्रावण को मुझे रोकना है।
ये जो रक्त स्त्रावण हो रहा है इसे मुझे क्या करना है, रोकना है। रोकना है ना, यस सर। कैसे रोके? अब कैसे रोके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मेरी त्वचा है, ठीक है, ये मेरी उंगली की क्या है, त्वचा है, ये वाली। ये मान लेते हैं वो उंगली थी जो यहां से कट गई है, ठीक है, ओके सर। अब अंदर कौन थी सर, रक्त नलिकाएं हैं। मान लेते ये कौन है, रक्त नलिकाएं। और ये रक्त नलिका भी, रक्त नलिका को आघात पहुंचेगा तभी तो रक्त बाहर निकलेगा। सोचो, इमेजिन करना, ये मेरी त्वचा थी, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये मेरी उंगली थी। जिनको नहीं समझ में आराम से सुनना, ये मेरी उंगली थी, ठीक है, और इस उंगली पर लगा कट। अब जब कट लगा, मान लो ब्लेड लगी, तो वो ब्लेड जो थी वो कहीं ना कहीं यहां तक इतनी पहुंची जिससे हमारी त्वचा की जो मेम्ब्रेन है, त्वचा की जो झिल्ली है, ये कट गई। साथ साथ रक्त नलिका को भी आघात पहुंचा। तो अब सीधी सी बात है, जो अंदर रक्त होगा वो बाहर आएगा। मेरे ख्याल से इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई रहेगी, ठीक है। ये रक्त कहां आएगा, बाहर आएगा। ओके सर, ओके जनाब, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब आगे क्या आएगा, अब हमें इस रक्त को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा। कैसे रोके, सोचो, ये जो यहां पर ये रक्त नलिका फटी है, इस रक्त नलिका को मैं बंद कर दूं तो रक्त का बाहर की ओर स्त्रावण रुक नहीं जाएगा। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, ये रक्त नलिका यहां से फट गई है, रक्त बाहर निकल रहा है। अगर ये फटी हुई रक्त नलिका को मैं बंद कर दूं तो रक्त बाहर नहीं निकलेगा, है ना। इसी रक्त नलिका के बंद करने की प्रक्रिया को, ये जो रक्त नलिका जो फट गई है, इसको बंद करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड की क्या करना, क्लॉटिंग करना। अब बात आ रही है कैसे होगा सर, कैसे होगा। मैंने कहा रुक जाओ, अभी बता रहा हूं, देखो क्या होगा। अब ये जो अंदर रक्त जो है, इस रक्त नलिका के अंदर जो रक्त है, यहां पर बनाते हैं, मान लेते हैं ये रक्त नलिका है, ध्यान से देखना, ये रक्त नलिका थी, और ये हमारी त्वचा थी, ठीक है, ये रक्त नलिका और ये त्वचा जिसमें ये वाला भाग कट गया था। तो बाहर क्या निकल रहा था सर, रक्त निकल रहा था। थोड़ा बड़े स्तर पर हमने देखा, ठीक है जी, रक्त नलिका और ये क्या है, त्वचा, ठीक है। ब्लेड जो थी, ऐसे ये उंगली है मेरी, ये वाली उंगली थी, ये वाली उंगली थी, ठीक है। इस उंगली के अंदर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, रक्त नलिका थी ये, ठीक है। कट लगा और वो कट हमारी त्वचा को काटकर रक्त नलिका को भी काट दिया, ठीक है जी। रक्त बाहर निकल रहा है, हमें रक्त को बाहर निकलने से रोकना, और इस प्रक्रिया को हमने बोला है रक्त का थक्का बनाना। डन। चलो क्या होएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। इस रक्त नलिका के अंदर क्या है, चार चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन कौन है सर, आरबीसी, सर डब्ल्यूबीसी, सर आरबीसी है। मैंने कहा हाँ जी, आरबीसी है, जी हाँ, ये आरबीसी है, मान लेते हैं। ये डब्ल्यूबीसी है और ये हमारी प्लेटलेट्स, और बाकी तरल कौन है, आपका प्लाज्मा है।
अब मैं बहुत सारी आरबीसी नहीं बना रहा, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी नहीं बना रहा, बहुत सारी प्लेटलेट्स नहीं बना रहा, मैं जो मेन जो चीजें जो समझाने वाली है वो समझा रहा हूं, ठीक है। ये कौन है बेटा? आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, और मान लो ये प्लेटलेट है, ठीक है। तो अब क्या होएगा, जैसे ही कट लगेगा त्वचा फटेगी, रक्त नलिका फटेगी, रक्त बाहर निकलेगा, तो उस टाइम इस रक्त नलिका के अंदर ये जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या था? तरल था, लिक्विड था। इस प्लाज्मा में एक निष्क्रिय प्रोटीन होता है, ध्यान से सुनना, एक निष्क्रिय प्रोटीन होता है, ठीक है। अब वो निष्क्रिय प्रोटीन का नाम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। कौन होता है? प्रोथ्रोम्बिन। यानी इस प्लाज्मा के अंदर कौन मिल रहा है? प्रोथ्रोम्बिन मिल रहा है। निष्क्रिय होता है। कैसा होता है ये? निष्क्रिय होता है प्लाज्मा में। लेकिन जैसे ही कट लगता है ये प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। अब सर ऐसे कैसे बदल जाएगा? इसको इसमें बदलने का काम कौन करता है? एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज बदल देगा प्रोथ्रोम्बिन को किसमें? थ्रोम्बिन में। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुन, फिर से सुन। ये मेरी उंगली है, ये इतनी बड़ी मैं दिखा रहा हूं, ये उंगली, ये पूरी की पूरी ये उंगली है। इस उंगली पर कट लगा और वो कट जो है हमारी रक्त नलिका को भी आघात पहुंचा दिया, रक्त नलिका भी फट गई। कौन सी? शिरा। धमनी नहीं, धमनी फटेगी तो फिर हमारा भी हो जाएगा बेड़ा गर्क, है। तो ये शिरा थी, ये फटी, जिससे रक्त जो है वो बाहर निकल रहा है। ओके सर, हमें रक्त को बाहर निकलने से रोकना है, ठीक है, क्या करें? तो जैसे ही कट लगता है तो इस रक्त नलिका के अंदर प्लाज्मा में एक निष्क्रिय प्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, और वो प्रोथ्रोम्बिन बदल दिया जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। किसके द्वारा? थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। कब कब कब? याद रखना, जब कट लगता है। जब कट लगता है, रक्त नलिका फट जाती है, तो अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। वो थ्रोम्बोकाइनेज जो प्लाज्मा में मिल रहा था, जो क्या कर रहा था? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब आगे क्या है? दूसरा चरण। अब क्या होगा सर? इसी प्लाज्मा में जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय प्रोटीन मिल रहा था, हाँ सर मिल रहा था, उसी के जैसा, प्रोथ्रोम्बिन के जैसा एक और निष्क्रिय प्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। सर अब फाइब्रिनोजन क्या है? ये भी एक निष्क्रिय प्रोटीन है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय प्रोटीन था, ऐसे फाइब्रिनोजन भी एक निष्क्रिय प्रोटीन है जो किसमें मिल रहे हैं? प्लाज्मा में। कट लगा, लगते ही थ्रोम्बोकाइनेज ने निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। ओके सर, बदल गया, थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन इसी प्लाज्मा में एक और निष्क्रिय प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को बदलेगा फाइब्रिन में। कौन बदलेगा? वो जो ऊपर बना है थ्रोम्बिन। हिल गया माथा? नहीं हिला ना? समझ में आया? मेरी उंगली पर कट लगा, कट लगते ही बाहर क्या निकल रहा है? रक्त बाहर निकल रहा था। तो उस कंडीशन में मेरी रक्त नलिकाओं के अंदर एक निष्क्रिय प्रोटीन मिल रहा था, प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को बदला गया किसमें? थ्रोम्बिन में। किसने बदला? एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज ने। ओके, अब ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? ये थ्रोम्बिन इसी प्लाज्मा में एक और निष्क्रिय प्रोटीन था जिसका नाम था फाइब्रिनोजन। उस फाइब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन जो बना था ना, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को बदल देगा किसमें? फाइब्रिन में। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? फाइब्रिन। क्या आ गया? फाइब्रिन। अब इस वर्ड पर जरा फोकस करिए। फाइब्रिन ये अंग्रेजी का वर्ड है। क्या ये फाइब्रिन वर्ड आपको कुछ फाइबर से मिलता जुलता लग रहा है? फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशे, धागे, यानी प्रोटीन के रवे। याद आ रहा है? इस तरीके से प्रोटीन के धागे हैं, रेशे हैं, जिनको हमने फाइब्रिन बोला है।
तो फाइनली यहां पर फाइब्रिन बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? फाइब्रिन। इस तरीके से ढेर सारा फाइब्रिन ही फाइब्रिन बन चुका है। तो ये फाइब्रिन क्या है? रेशे है। किसके? प्रोटीन के फाइब्रिन, प्रोटीन के रवे हैं जिनको हमने फाइब्रिन बोला है। ये फाइब्रिन उस जगह पर एकत्रित होने लग जाते हैं जहां पर कट लगा है। हो गए? ठीक है सर। साथ साथ ध्यान से सुनना, ये फाइब्रिन जो थे, ये यहां पर एकत्रित हो गए। हाँ सर, हो गए। साथ साथ ये कौन? प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं होती हैं, ये प्लेटलेट्स भी यहां पर एकत्रित हो जाती है। जरा सोचिए कौन कौन एकत्रित हो गया? सर फाइब्रिन भी और सर प्लेटलेट्स भी। फाइब्रिन क्या था? प्रोटीन के फाइबर थे, फाइब्रिन प्रोटीन के फाइबर जो फाइब्रिनोजन से बने हैं। फाइब्रिनोजन निष्क्रिय था, ये बदला किसमें? फाइब्रिन में। किसने बदला? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कहां से आया? थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से आया। किसने बदला? थ्रोम्बोकाइनेज ने। कब बदला? जब कट लगा। फाइनली आपके पास फाइब्रिन प्लस फाइब्रिन के साथ में कौन? प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट, ये काली काली जो दिखाई है प्लेटलेट, फाइब्रिन, प्लेटलेट और कौन? कैल्शियम जो दृढ़ता देता है, हार्डनेस देता है, वो भी यहां पर एकत्रित हो जाएगा। प्लस कैल्शियम। तो तीन चीजें कौन कौन? फाइब्रिन, प्रोटीन के फाइबर, प्लेटलेट्स, कोशिकाएं और कैल्शियम। ये तीनों चीजें उस जगह पर जाकर एकत्रित हो जाएंगी। अब इनके एकत्रीकरण से जरा सोचिए, ये जो कट लगा था ये बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, ये कट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये कट जब बंद हो जाएगा तो रक्त बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है सर, रक्त तो बाहर नहीं निकल रहा, त्वचा का क्या होएगा? हमारे त्वचा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। जब रक्त नहीं निकलेगा तो ये छिद्र धीरे धीरे इस हमारी त्वचा की ये जो कोशिकाएं जो होंगी, ये कोशिकाएं ये विभाजन कर करके और कोशिकाएं बनाएंगी और ये कोशिकाएं कुल मिलाकर इस छिद्र को क्या कर देगी? बंद कर देंगी। यानी हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि वो जगह जो होएगी वहां पर त्वचा वापस से बन जाएगी। देखा होगा आपने, कट लगता है तो कुछ दिनों के बाद, 1-1.5 महीने बाद वो वापस से सही हो जाता है, त्वचा वापस से आ जाती है। यानी त्वचा में रीजनरेशन की पावर है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। तो इस तरीके से रक्त का क्या बनता है? थक्का बनता है। डन। अब सर ये क्यों बताया? देखिए, हालांकि ये टॉपिक इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है आप में से कई बच्चे सवाल जरूर पूछते हैं, रक्त का थक्का क्या होता है, कैसे बनता है। आई होप आपको चीज समझ में आ जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे ना परिसंचरण वाला, तो मैं जल्दी से बता दूंगा ताकि वो चीज आपको रिकॉल हो जाए, आपको याद हो जाए किस तरीके से मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से रक्त का थक्का बनता है। यानी ये तीन चीजें मिलकर उस कटी हुई जगह पर एकत्रित हो जाती हैं और रक्त के बाहर निकलने की प्रक्रिया को बंद कर देती हैं। यही क्या कहलाता है? थक्का। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्लॉट। तो रक्त का हमने क्या कर दिया? थक्का बना दिया, उसकी क्लॉटिंग कर दिया, रक्त को बाहर निकलने से रोक दिया। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई है सर। अब आप ये बताइए ये क्यों बताया। अब ये पढ़ने के बाद में अब मैं तुमसे एक और दूसरी चीज पूछता हूं, जरा मुझे बताइएगा सोच समझकर, आपका हाथ या आपकी उंगली कभी गेट के बीच में आई है? भाई साहब, कभी ना कभी तो आई होगी। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस जिंदगी में जिसका हाथ कभी गेट के बीच में ना आया हो। अरे आया होगा, कभी ना कभी तो आया होगा। आया है आपका? जरा सोचिए।
और अगर आपका हाथ आया है, हाथ अगर आया है गेट के बीच में, वो नाखून जरा देखना, उस नाखून को कभी जब आया होगा गेट के बीच में, आज नहीं आया तो कभी ना कभी आ जाएगा, और अगर आ गया है तो आप फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जहां पर हाथ आपके गेट के बीच में आ जाता है, उस नाखून पर, उस जगह पर लाल लाल हो जाता है, वो जगह लाल लाल हो जाती है। हाँ, वो क्या है, वो क्या है? तो बेटा हमारी जो रक्त नलिकाएं है ना, रक्त नलिकाएं, उन रक्त नलिकाओं को जब आघात पहुंचता है तो कई बार फटने की बजाय, फटने की बजाय रक्त जो था ना, यहां पर जो बह रहा था, जो यहां पर रक्त बह रहा था, उस रक्त में कोशिकाएं उस जगह पर एकत्रित हो जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित हो जाती है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर दिमाग लगाए, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा अगर हो जाए तो सोचिए, ये रक्त नलिका के अंदर, इस रक्त नलिका के अंदर ये कोशिकाएं अगर एकत्रित हो रही हैं, प्लेटलेट्स, मान लो प्लेटलेट्स यहां पर एकत्रित हो गई, रक्त नलिका फटी नहीं है, रक्त नलिका फटी नहीं, फटी नहीं, ये रक्त नलिका फटी नहीं है, इनफैक्ट इसके अंदर प्लेटलेट्स एकत्रित हो गई है। भाई साहब जरा ध्यान से सुनिए, क्या यहां पर प्लेटलेट्स जो थी एकत्रित हो रही थी? कब हो रही थी? जब रक्त नलिका फटी थी। क्यों एकत्रित क्यों हो रही थी? रक्त नलिका फटी थी, रक्त को बाहर निकलने से रोकना था, तो प्लेटलेट्स यहां पर एकत्रित हो रही थी। लेकिन इस कंडीशन में रक्त नलिका फटी नहीं है, बाहर से आघात पहुंचा, एकदम से एक, मान लो एक ऐसा करंट सा लगा या कुछ ऐसा आघात पहुंचा जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है यहां पर एकत्रित हो गई है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जगह बाहर से लाल लाल दिखाई दे रही है? यहां पर प्लेटलेट्स भी एकत्रित हो गई है, आरबीसी भी एकत्रित हो गई है, डब्ल्यूबीसी भी एकत्रित होती जा रही है, रक्त आगे बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा। क्या इस कंडीशन को मैं, सोचना, इंटरनल क्लॉटिंग बोल सकता हूं? इंटरनल का मतलब अंतः, थक्का बनना। सोचिए, सोचिए, रक्त नलिका जो है वो फटी नहीं, उसके बावजूद अंदर रक्त नलिका के अंदर रक्त कोशिकाएं अगर एकत्रित हो जाएं, एकत्रित हो जाए, भाई कुल मिलाकर थक्का क्या था? इन चीजों का एकत्रीकरण था। इनका कब हो रहा था? जब रक्त नलिका फटी थी। हमने बोला रक्त नलिका नहीं फटी है, बाहर से कोई आघात ऐसा पहुंचा जिसकी वजह से अब ये जो है, ये रक्त की कोशिकाएं जो हैं यहां पर एकत्रित हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब ये कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा, ये हम वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर उस चैप्टर में, कौन सा, परिसंचरण तंत्र, जब पढ़ेंगे तो वहां पर रक्त नलिकाओं की पूरी आंतरिकी यानी मैं एनाटॉमी आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रक्त नलिका जो होती है उसकी 3 स्तरें होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका मीडिया जो होती है उसमें कैल्शियम जमने लग जाता है, जिससे ये छोटी हो जाती हैं, ये छोटी हो जाती है तो रक्त कोशिकाएं यहां पर आकर एकत्रित होने लग जाती है। यानी कुल मिलाकर इतनी सी बात को समझ लो ना, सिर्फ इतनी सी बात को, कि आपकी उंगली आई और उंगली आने से इस जगह पर, इस नाखून पर, यहां पर अंदर की तरफ जो रक्त नलिकाएं थी उनके अंदर क्लॉटिंग हो गई है। डन। एक और चीज चलो मैं आपको समझा देता हूं, लगे हाथ समझ ही लेते हैं। देखिए हमारी जो रक्त नलिका जो होती है, चलो डिटेल में ही समझा देता हूं ना, फिर जब पढ़ी रहे तो फिर डिटेल में समझा देता हूं। बेटा हमारी ये जो रक्त नलिकाएं है ना, ये मान लो हमारी रक्त नलिका है, इस रक्त नलिका के अंदर, इस रक्त नलिका की 3 स्तरें होती हैं। बड़ा करके हमने देखा,
कितनी स्तरें हैं बेटा? 3 स्तरें हैं। समझना, ध्यान से सुनना। ये सबसे बाहर वाली स्तर है, जिसको मैंने नीला नीला बनाया है। अभी के अभी याद रख लेना, ताकि वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें याद रहेंगी। चलो जी, एक सेकंड रुक जाइए, बस डायग्राम बना देता हूं। चलो जी, ये हमारी सबसे बाहर वाली स्तर है किसकी? रक्त नलिका की। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर वाली होगी और फिर इसके बाद सबसे अंदर वाली होगी। एक काम करते हैं, पहले सबसे अंदर वाली बना देते हैं। डायग्राम आप भी बनाइएगा अपनी कॉपी में। चलो जी, तो आपको कितनी स्तरें दिखाई दे रही हैं? सर हमको 2 दिख रही है, एक नीले रंग की दिख रही है, एक हरे रंग की दिख रही है। इनके बीच में नहीं है क्या दोस्त? जरा दिमाग लगाओ। ये लो जनाब, काले रंग की बना देते हैं। प्रॉपर डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। आप उस चैप्टर में भी जब पढ़ेंगे तो डायग्राम अपना अच्छे तरीके से बनाइएगा। बायो है, थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम बनाने में। मैं चाहता तो डायरेक्टली डायग्राम ले आता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। चलिए जनाब, ये हमारी 3 स्तरें हो गई हैं किसकी? रक्त नलिकाओं की। आई नो थोड़ा सा टाइम बचता, लेकिन फील करने वाली बात है और कुछ नहीं। 3 स्तरें हो गई है हमारी। चलो, कुल मिलाकर इस तरीके से हमारी 3 स्तरें मिल रही हैं।
ठीक है जनाब, कितनी स्तरें हैं? 3 स्तरें हैं। ओके, अच्छा अब ये हमारी एक रक्त नलिका है और इस रक्त नलिका के अंदर टोटल 3 स्तरें हैं। कौन कौन सी स्तरें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बाहर होती है, इसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में ट्यूनिका एक्सटर्ना ही, हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना ही बोलते हैं। बीच वाली जो होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, कोई तकलीफ? चल, अंदर क्या है? रक्त है, क्या है दोस्त? रक्त है। किसके अंदर? इस रक्त नलिका के अंदर रक्त है। इसमें टोटल 3 स्तरें थी, जिसमें से ये वाली जो स्तर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली, ये ट्यूनिका मीडिया स्तर जो होती है ये बनी होती है मांसपेशियों से, मसल्स से। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारी रक्त नलिका सिकुड़ सकती है? क्या हमारी रक्त नलिका फैल सकती है? हाँ सर, ये हमारी सामान्य रक्त नलिका थी जिसके अंदर रक्त बह रहा था, हमारी रक्त नलिका सिकुड़ गई, यह हमारी रक्त नलिका फैल गई। तो अब जरा सोचिए, रक्त नलिका के सिकुड़ने के लिए और फैलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सर रक्त नलिका की वो स्तर जिसमें मांसपेशियां होंगी। भाई आप खुद सोचिए, ये मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इस हाथ में मसल्स होती है? हाँ सर होती हैं। क्या अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूंगा तो मसल सिकुड़ रही है? सर बॉडी दिखा रहे हो? नहीं, बता रहा हूं। देख, ये इस तरीके से हाथ है, हाँ सर है, अच्छे से देखना यहां से, ये इस तरीके से हाथ है, हाँ सर है। अगर इस हाथ में यहां पर जो मांसपेशियां होती, मसल्स होती हैं, यहां पर जो होती है उनको बोलते हैं बाइसेप्स, यहां पर होती है ट्राइसेप्स, बहुत सारी होती है ना। अगर मैं इस मसल को अपनी तरफ खींचूंगा, ये देख, ये वाली मसल सिकुड़ रही है, खिंच रही है, तो मेरा हाथ मेरी तरफ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। और ये वाली मसल्स, रुको एक सेकेंड, ये वाली, मेरा हाथ ऐसे था, ये वाली मसल्स अगर सिकुड़ेंगी, ये सिकुड़ रही है तो हाथ इधर आ गया, हाँ सर। अब नीचे वाली मसल्स, ये कौन है? ट्राइसेप्स, अगर ये सिकुड़ेंगी, ये नीचे सिकुड़ेंगी तो हाथ इधर आ जाएगा। तो हमारी मसल्स का कार्य क्या होता है? सिकुड़ना, फैलना। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जरा सोचिए, ये ट्यूनिका मीडिया जो थी, ट्यूनिका मीडिया ये स्तर है जो किससे बनी हुई है? मसल्स से। इस ट्यूनिका मीडिया स्तर जो मसल्स से बनी हुई है, अगर ये स्तर का कार्य क्या है? सिकुड़ना और फैलना, तो इस स्तर के कारण रक्त नलिका सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। रक्त नलिका सिकुड़ भी सकती है और रक्त नलिका फैल भी सकती है। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं थी? चलें आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। आपको याद आ रहा है ऐसा शब्द? याद करिए, ल्यूमेन। ये वर्ड कहां पर सुना था? थाइलेकॉइड के अंदर सुना था। हाँ सर सुना था। ल्यूमेन क्या मतलब? खाली जगह। ये खाली जगह थी जिसके अंदर रक्त बह रहा था। ल्यूमेन का मतलब खाली जगह जिसके अंदर रक्त बह रहा है। ओके सर, अब मैं ना तुमसे एक सिंपल सा कंसेप्ट तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। वो लोग जो अनहेल्दी डाइट खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं जिसमें वसा ज्यादा होती है, होता है ना, समोसे खा लिए हैं, तली हुई चीजें खा ली हैं, ऑयली चीजें खा ली हैं जिसमें ऑयल ज्यादा होता है, तो हमारे शरीर में वसा जाकर एकत्रित होती है, स्टोर होती है। हाँ, हमारे लीवर में हो सकती है। हाँ, हमारे अंदर एक ऊतक आप पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू जिसका नाम होता है एडिपोज ऊतक, उसमें होती है। हाँ, और साथ साथ याद रखना, हमारी रक्त नलिकाओं में ये जो स्तर है ना, ये स्तर
होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है, एकत्रित होती जा रही है। क्यों एकत्रित होती जा रही है? क्योंकि हम तला हुआ खाना, अनहेल्दी डाइट, बाहर का खाना, ऊट पटांग खाना खा रहे हैं जिसमें फैट बहुत ज्यादा है। तो वो फैट, वो वसा हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है, यहां पर हो रही है इस स्तर में। अब जरा सोचिए, इस स्तर में अगर स्टोर होएगी तो ये स्तर मोटी होती जाएगी। हाँ, और ये स्तर अगर मोटी होती जाएगी तो इस स्तर के अंदर जो स्तर है, कौन सी अंदर वाली, ट्यूनिका इंटरना, क्या इस पर दबाव पड़ेगा? हाँ, और अगर इस पर दबाव पड़ेगा, इस स्तर पर दबाव पड़ेगा तो ये स्तर अंदर की तरफ जाएगी। हाँ, अंदर की तरफ आती जाएगी। हाँ, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। क्यों? क्योंकि वसा बढ़ती जा रही है, वसा बढ़ती जा रही है, वसा बढ़ती जाएगी तो उस वसा के कारण ये जो बीच वाली स्तर है, अंदर वाली स्तर पर दबाव डालेगी। भाई तुम्हारे अंदर कोई चीज भरती जाए, भरती जाए तो आसपास की चीजों पर प्रेशर पड़ता है। हाँ सर, तो ये वाली स्तर पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये वाली स्तर अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। हाँ सर, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इमेजिन करो इस तरीके से अगर ये बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, ल्यूमन आपको छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ल्यूमन छोटा हो जाएगा? दिमाग लगाइए, ल्यूमन छोटा होता जा रहा है। हाँ सर, होता जा रहा है। अब ल्यूमन इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया ल्यूमन कि रक्त नलिका के अंदर, जो रक्त के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जैसे प्लेटलेट, क्या वो प्लेटलेट यहां पर एकत्रित हो जाएंगी? सोचिए, रास्ता बंद होता जाएगा तो व्हीकल जो जाने वाला था, है, जो 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 यहां से जो व्हीकल, व्हीकल समझ में आ रहा है ना भाई साहब, यहां से जो ये प्लेटलेट्स जो थी आगे बढ़ पाएंगी नहीं, यहां पर एकत्रित होती जाएंगी। हाँ सर, एकत्रित होती जाएंगी तो रक्त, यहां पर रक्त कोशिकाएं अगर भरती जाएंगी तो क्या बोलूंगा, रक्त का थक्का बन रहा है अंदर। आया पूरा कंसेप्ट समझ में? कैसा लगा? मजा आया? हालांकि ये चीज अभी बताने लायक नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से रक्त का क्या बन गया है, थक्का बन गया है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इंटरनल क्लॉटिंग बताई, रक्त का अंदरूनी थक्का बता दिया। हाँ सर, बता दिया है। अब आप मुझे बताइए, इस कंडीशन में सोचना, अगर रक्त का अंदरूनी थक्का बन जाए, रक्त का अंदरूनी थक्का बन जाए, क्या आप चाहते हैं रक्त के अंदर थक्का बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि रक्त के अंदर, ये रक्त नलिका थी हमारी, ये हमारी रक्त नलिका है, आप चाहते हैं इस रक्त नलिका के अंदर रक्त का थक्का बन जाए? है, अगर रक्त का थक्का बन गया तो रक्त आगे प्रवाह कर पाएगा? क्या रक्त आगे बढ़ पाएगा? दिमाग लगाइए, क्या ये रक्त आगे बढ़ पाएगा? नहीं सर, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर एक तरीके से जमाव हो गया है, किसका? रक्त कोशिकाओं का। तो इस कंडीशन में जरा सोचिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी के पास कोई इलाज है इस चीज का? यस। क्या? हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी के अंदर एक रसायन होता है जिसका नाम होता है, ध्यान से सुनना, क्या? हिपैरिन। हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल होता है हिपैरिन, और ये हिपैरिन क्या करता है? ये हिपैरिन जाकर जहां पर रक्त नलिका के अंदर रक्त कोशिकाएं एकत्रित हो गई हैं, थक्का बन गया है, उस थक्के को तोड़ने का कार्य करता है, थक्के को तोड़ता है। अब आप बोलेंगे कैसे तोड़ता है? अब जरा सोचिए, हेपैरिन ने यहां जाकर जो यहां पर कोशिकाएं होंगी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको चकनाचूर कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। सोचिए, यहां पर कोशिकाएं ही तो इकट्ठी हो रही हैं, अगर इन कोशिकाओं को खत्म कर दूं, इन कोशिकाओं को मार दूं, इन कोशिकाओं को नष्ट कर दूं, तो ये थक्का खत्म नहीं हो जाएगा? सोचिए, ये थक्का खत्म नहीं हो जाएगा। ये कोशिकाएं अगर यहां से हट जाएं, ये थक्का खत्म नहीं हो जाएगा। तो थक्के को तोड़ने का कार्य कौन करता है? एक केमिकल करता है जिसका नाम होता है हेपैरिन। क्या मैं इसको, सोचो, क्या मैं इसको एक शब्द से पुकार सकता हूं? सर, कौन से शब्द से?
आप मुझे बताएं, क्या ये हेपेरिन क्लॉटिंग करवा रहा है कि क्लॉट जो बना था, थक्का जो बना था, उसको तोड़ रहा है? सर थक्के को तोड़ रहा है। क्या मैं इसको एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रति थक्का कारक बोल सकता हूं? सोचना, दिमाग लगाना। सोचिए, क्या ये हेपेरिन हमारे अंदर थक्के के खिलाफ, प्रति का मतलब विरुद्ध, खिलाफ, क्या थक्के के खिलाफ कार्य करने वाला एक रसायन, एक कारक है या नहीं है? क्या ये थक्के को तोड़ रहा है? हाँ सर। थक्के के खिलाफ कार्य कर रहा है? हाँ सर। जो थक्का बन रहा था उसके खिलाफ कार्य कर रहा है, उस थक्के को तोड़ रहा है? यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। किसको? हेपेरिन को। एक और अंग्रेजी में एक और नाम दिया जाता है, इसको हम एंटी कोगुलेंट भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चे पूछते हैं। देखिए, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, याद रखना। क्लॉट को अंग्रेजी में एक और वर्ड से पुकारा जाता है, कोगुलेशन। याद रखना, या तो क्लॉटिंग बोल दीजिए या कोगुलेशन बोल दीजिए, या तो क्लॉटिंग बोल दीजिए या कोगुलेशन बोल दीजिए। थक्का निर्माण, ठीक है। तो थक्का निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्लॉटिंग या कोगुलेशन बोला जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये कोगुलेशन करवा रहा है? क्या ये क्लॉटिंग करवा रहा है हेपेरिन? क्या ये क्लॉटिंग करा रहा है? क्या ये कोगुलेशन करा रहा है? नहीं, उसके अपोजिट काम कर रहा है, तोड़ रहा है। यानी एंटी, एंटी मतलब विरुद्ध कार्य कर रहा है। किसके? क्लॉटिंग के। एंटी किसके विरुद्ध? कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो बेटा याद रखना, हेपेरिन को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है सर। तो अब जरा सोचिए, आपका जब हाथ आया था यहां पर, नाखून जब गेट के बीच में आया था, तो वो जगह लाल हो जाती है। क्यों लाल हो जाती है? क्योंकि वहां पर रक्त कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। अंततः क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस थक्के को तोड़ने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं तोड़ा तो रक्त का प्रवाह कैसे होगा, रक्त आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये तोड़ने का कार्य करता है। अब बात आ रही है सर, सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि मान लो अगर मेरे अंदर ये हेपेरिन जो एक प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, हेपेरिन, कहानी तो अब है, ये हेपेरिन जो एक प्रोटीन है, इसको बनाने का काम एक जीन करता है। इसको बनाने का कार्य कौन करता है? एक जीन करता है। सोचो, अगर मेरे अंदर वो जीन हो जाए खराब, तो मेरे अंदर क्या नहीं बनेगा? हेपेरिन। हेपेरिन नहीं होएगा तो मेरे अंदर क्या ये क्लॉट टूट पाएगा? नहीं। क्लॉट नहीं टूट पाएगा तो क्लॉट बना रहेगा, थक्का बना रहेगा, हाँ। इंटरनल क्लॉटिंग हो जाएगी, हाँ। रक्त आगे नहीं बढ़ेगा, हाँ। मेरे लिए नुकसानदेही हो गई या नहीं हो गई? ये कंडीशंस हो गई ना। तो इस कंडीशन में क्या करें सर? इस कंडीशन में हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कृत्रिम। क्या सर? इस कंडीशन में हमें कृत्रिम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और उन इंजेक्शंस के अंदर भरा होता है हेरोडिन। अब सर ये हेरोडिन क्या होता है? तो आप में से कितने बच्चों ने जौंक नाम सुना है? जौंक सुना है? लीच बोलते हैं। तो जौंक या लीच जो होती है, उस जौंक या लीच के अंदर एक रसायन होता है जिसका नाम होता है हेरोडिन, और हेरोडिन बिल्कुल हेपेरिन के जैसा कार्य करता है। क्या सर? जो हेपेरिन कार्य कर रहा था ना हमारे अंदर, बिल्कुल वही का वही कार्य जौंक के अंदर एक रसायन होता है जिसका नाम होता है हेरोडिन। लीच, जौंक जो होती है उसके अंदर एक रसायन होता है हेरोडिन, ये बिल्कुल वैसा कार्य करता है जो हेपेरिन करता है। यानी ये दोनों एक तरीके के एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। ये भी
थक्कों को तोड़ने का कार्य करता है और ये भी थक्के को तोड़ने का कार्य करता है। हमारे अंदर जो मिलता है वो हेपेरिन मिलता है, जौंक में जो मिलता है हिरुडिन मिलता है। तो अब पता है वैज्ञानिकों ने क्या किया, सीधा सीधा वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, जौंक के अंदर वो जीन ढूंढा, वो जीन जो क्या बना रहा था, हिरुडिन बना रहा था, उस जीन की खोज करी। ठीक है सर, पता लग गया। फिर उस जीन को निकाला, जौंक की कोशिकाओं से उस जीन को निकाला जो हिरुडिन बना रहा था, और उस जीन को लेकर किसमें डाल दिया, ब्रेसिका नेपस। अब आप मुझे बताएं, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस के अंदर आपने वो जीन डाल दिया, वो जीन जो कहां से प्राप्त किया आपने सर, लीच से, जौंक से। जौंक जो होती है, लीच जो होती है, उससे आपने एक जीन प्राप्त किया। वो जीन जो क्या बनाता है, हिरुडिन बनाता है। वो हिरुडिन जो किसके जैसा कार्य करता है, बिल्कुल हेपेरिन के जैसा कार्य करता है, यानी थक्का कारक, थक्के को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये दोनों थक्के को तोड़ने का कार्य करते हैं। थक्के को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर से सुन, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने क्या किया, जौंक के अंदर कोशिकाओं से, जौंक की कोशिकाओं के अंदर से वो जीन निकल, हमारे अंदर जो हेपेरिन मिलता है उसके जैसा कार्य करता है। क्या, थक्के को तोड़ने का कार्य करता है। उस जीन को मैंने डाल दिया किसमें, ब्रेसिका नेपस में। अब आप मुझे बताएं, ये ब्रेसिका नेपस जो होएगी, इस ब्रेसिका नेपस के अंदर अगर आपने वो जीन डाल दिया जो हिरुडिन बनाता है, तो ये ब्रेसिका नेपस जो होएंगी, इनके अंदर जब आप ये जीन डाल दोगे तो ये जीन इस सरसों के अंदर जाकर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। तो क्या सरसों के अंदर से हिरुडिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरसों के जो बीज जो होंगे, उन बीज के अंदर हिरुडिन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमने ऐसे बहुत सारी सरसों को उगाया जिनके अंदर हमने जीन डाला, फिर उन सरसों के बीज के अंदर से हमने हिरुडिन निकाला और हिरुडिन के प्योरीफाई किया, उसको फिल्टर किया और उसके इंजेक्शंस बनाए और ऐसे लोगों को लगाए जिनके अंदर किसकी कमी थी, हेपेरिन की कमी थी। क्यों? क्योंकि वो हिरुडिन का इंजेक्शन जो था वो बिल्कुल हेपेरिन के जैसा कार्य कर रहा था। जरा सोचिए, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है या नहीं है? क्या ये आनुवांशिक स्तर पर, भाई सरसों हिरुडिन कब से बनाने लग गई? नहीं बनाती ना, लेकिन हमने बनवा दी, हमने वो जीन डलवा दिया जो हिरुडिन बनाता है। सरसों ने हिरुडिन बना दिया और हमने सरसों के बीजों से हिरुडिन निकालना स्टार्ट कर दिया। बताइए कैसा लगा पूरी कहानी आज की? मजा आया? तो ये दो एग्जाम्पल मुझे आपको बताने थे एग्रीकल्चर में। किसमें? एग्रीकल्चर में। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जैव प्रौद्योगिकी करके हमने ये काम किया है? यस, दंडना दंडन। एक एग्रीकल्चर में, हमारे कृषि में एक आखिरी उदाहरण जो रह गया है वो और हमें पढ़ना है, और वो है क्या? पीड़क प्रतिरोधी फसल। है सर, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जरा याद कर, हमने जो पीड़क प्रतिरोधी फसल पिछले लेक्चर में हेडिंग डाली थी, उस पीड़क प्रतिरोधी फसलों में हमने पर्टिकुलरली कौन सी फसल बात करी थी? कीटनाशी की बात करी थी ना। अब हम कृमिनाशी की बात करेंगे। देख, किसकी बात करेंगे? कृमिनाशी की बात करेंगे। सर समझ में नहीं आया, टेंशन मत ले, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, पीड़क प्रतिरोधक फसल का मतलब क्या था? ऐसी फसलें जो पीड़कों के खिलाफ कार्य करेंगी, है ना। अब पीड़क आपके कीट भी हो सकते हैं, चूहे रोडेंट भी हो सकते हैं, आपके कृमि भी हो सकते हैं। तो बीटी कपास जो हमने बनाई थी वो थी तो पीड़कनाशी, लेकिन कौन सी पीड़कनाशी? कीटनाशी थी। अब जो हम बनाएंगे वो कौन सी होगी? कृमिनाशी होगी, यानी कृमि के विरुद्ध काम करने वाली हम फसल का निर्माण करेंगे। तो ये जो टॉपिक रहेगा ये सबसे कठिन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो समझ में नहीं आता है तो टेंशन ना लीजिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको
ढंग से समझाऊंगा जिसमें ये जो टॉपिक है ना, ये आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस, ये मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये स्लाइड मैं आपको दे रहा हूं, बस नेक्स्ट लेक्चर में एक बार बस पढ़कर जरूर आ जाइएगा ताकि आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाए आज। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पढ़ेंगे। किसमें? चिकित्सा में। तो आज बेटा हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, 2 एग्जाम्पल दिए मात्र, लेकिन ढेर सारी चीजें आपको बताई हैं। इस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर से संबंधित भी ढेर सारी चीजें आपको बताई हैं। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। सुनहरा चावल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल पादप है। इनमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए होता है? सुनहरा चावल जो था उसमें हमने क्या बढ़ोतरी करी थी? किस चीज की बढ़ोतरी करी थी? विटामिन बी की, विटामिन सी की, ओमेगा 3 की, विटामिन ए की। सुनहरे चावल में दिमाग लगाइए जरा जल्दी से। दूसरा प्रश्न, बीटी विश प्रोटीन क्रिस्टल जीवाणु बेसिलस थुरिंजिएंसिस में उपस्थित होने पर भी इसे नहीं मार पाता। यानी वो जो क्राई प्रोटीन जो थे, जो विषैले थे, वो किसके अंदर मिल रहे थे? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। लेकिन वो बेसिलस थुरिंजिएंसिस को क्यों नहीं मार रहे थे? प्रश्न यही है। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला, जीवाणु विष जो था, यानी क्राई प्रोटीन जो था, जीवाणु विष के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते, यानी जीवाणु जो है उस क्राई प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधकता दिखा रहे। पहला ऑप्शन। दूसरा, जीवाणु विष को विशेष कोश में बंद करके रखते हैं। वो जो जीवाणु जो होते हैं उस क्राई प्रोटीन को एक विशेष संरचना के अंदर बंद करके रखते हैं। तीसरा, जीवाणु में विष निष्क्रिय प्राक विष के रूप में मिलता है, यानी जीवाणुओं में वो जो क्राई प्रोटीन जो था वो निष्क्रिय रूप से मिलता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, सुनहरे चावल जो एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, उसमें हमने ऐसा कौन सा जीन डाल दिया जिससे किसका संश्लेषण बढ़ गया था? आप जानते, सुनहरे चावल हमने बनाए थे जिनके अंदर हमने विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया था। सिंपल सा सवाल था, आपने कर लिया। दूसरा, बीटी विष जो था, यानी क्राई प्रोटीन जो था, वो बेसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर भी तो मिल रहा था, उसको क्यों नहीं मार रहा था? ऑब्वियस ही बात है, बताया था मैंने आपको लेक्चर में कि भैया क्राई प्रोटीन जो जीवाणु के अंदर मिलता है वो निष्क्रिय अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है? निष्क्रिय अवस्था में मिलता है, और निष्क्रिय अवस्था में काम नहीं करता। लेकिन कीटों के अंदर जब वो मध्य आंत में पहुंचता है तो क्षारीय माध्यम में वो सक्रिय हो जाता है और फिर आंत के अंदर छेद कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ये थी सिंपल सी बात। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग स्टार्ट कर देंगे, और अभी कृषि का अभी एक और टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक रह रहा है, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है इसकी बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।